आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो है वो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पोषण देखा था, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, उसके उसमें प्रकाश संश्लेषण भी आया था, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हमने अपनी आहार नाल देखी थी, मतलब मनुष्य की श्वसन के बारे में देख चुके थे कल हम, कि श्वसन क्या होता है, एटीपी क्या होता है, कैसे हमारे फेफड़ों की संरचना होती है, कैसे कोशिकाएं जो है वो मदद करती हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने में। और उसके बाद हम शुरू कर रहे थे वहन तंत्र। वहन तंत्र के बारे में सबसे हमारा मेन जो हमारा पार्ट है परिवहन के लिए, वो है हृदय, जो कि एक पंप की भांति काम करता है। कल हमने इसका एक एनिमेशन वीडियो देखा था कि हार्ट कैसे काम कर रहा होता है, कैसे धड़क रहा होता है, ब्लड कैसे आलिंद में आता है, फिर निलय में आता है और निलय से बाहर कर दिया जाता है। कुछ एरो बने हुए हैं यहाँ पर, वो एरो गाइड कर रहे हैं आपको कि ब्लड यहाँ से आया है। कल वीडियो में भी वो चीज़ क्लियर हो गई थी, आज फिर दिखाऊंगा वो चीज़। पढ़ने के बाद एक बार फिर से देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। यहाँ एरो देखिए, ये एरो जो है वो फुफ्फुसीय सिराएं जो हैं वो यहाँ से रक्त ला रही हैं। यहाँ पर आलिंद, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ रहा है, और निलय से वो एरो के माध्यम से दिखाया हुआ है कि यहाँ से रक्त निकल गया है महाधमनी। फिर उसके बाद यहाँ देखो, दायां आलिंद, ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर रक्त आया है। एरो को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एरो से रक्त आया है, ऊपर से भी रक्त आ रहा है। रक्त आने के बाद जो है यहाँ से पंप किया जा रहा है, जो कि इस तरह से बाहर बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो आलिंद में रक्त आता है, निलय से निकल जाता है, आलिंद में रक्त आता है, निलय से निकल जाता है ना। ठीक है, तो देखते हैं वहन तंत्र हमारा कैसे काम करता है, क्या है। अच्छा, कल कुछ होमवर्क दिया था, किसी ने किया क्या? हीमोग्लोबिन का स्तर नापने को बोला था। चांसेस क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने नहीं किया है होमवर्क? अंदर से ऐसे फील आ रही है। चलो, अच्छी बात है, नहीं किया तो। नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारे हीमोग्लोबिन की, देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन में हमारी जो मेल्स में होती है, नॉर्मल रिजल्ट फॉर एडल्ट वेरी। वेरी मतलब यहाँ पर WVERY नहीं, वेरी वाला नहीं है, जो वेरी गुड वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, ये वेरी मतलब कि उसका मतलब होता है वेरी करना। वेरी करना मतलब अलग अलग करना हो जाते हैं, भिन्न भिन्न होना। वेरी तो अलग, जो नॉर्मल रिजल्ट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट इन जनरल मेल में मतलब पुरुषों में क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 13.8 से 17.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो पर डेसीलीटर इकाई यूज कर रहे हैं यहाँ पर, G/DL, पर डेसीलीटर। और या फिर इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 138 से लेकर 172 ग्राम पर लीटर। 172 ग्राम होना चाहिए 1 लीटर में। फीमेल में कितनी होना चाहिए? फीमेल में अगर हम ग्राम पर लीटर की बात करें, क्योंकि ये डेसीलीटर वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता। हम लीटर में बात करें, 1 लीटर खून लेंगे तो बात अलग हो जाती है, वो अच्छा रहता है, पढ़ने में भी आसानी होती है। तो 1 लीटर हमारे खून में 121 से 151 ग्राम जो है वो महिलाओं में होना चाहिए हीमोग्लोबिन। मेल्स में कितना होना चाहिए? 138 से 172 ग्राम। मेल्स में ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, फीमेल्स में कम जरूरत पड़ती है। तो वही उन्होंने बोला हुआ था, क्योंकि बॉडी अलग अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर, अरे बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों का, और दोनों की बॉडी की नीड्स अलग अलग है। मेल्स की बॉडी थोड़ी सी हैवी होती है, बल्की होती है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जिसमें मेल्स को एनर्जी ज्यादा लग रही होती है, ज्यादा एनर्जी बना रहे होते हैं। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन भी जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। ये जो है वो UCSF हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से है। खैर, तो हीमोग्लोबिन का इसमें ये हो गया मेल और फीमेल में, और बच्चों में भी अलग होती है। बच्चों में भी देख लेते हैं एक बार। 6 से 12 मंथ में फीमेल में अगर बात करें तो ये डेसीलीटर में लिखा हुआ है, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 113 से 141 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 113 से 141, 6 से 12 मंथ में मेल और फीमेल में। तो लगभग लगभग यहाँ पर सेम ही है दोनों की। बच्चों में भी यहाँ पर भी सेम ही है। 5 से 11 में भी देखो सेम ही है, मेल और फीमेल में। 11 से 18 में चेंज हो जाती है। फीमेल को थोड़ी सी कम चाहिए, मेल को थोड़ी सी ज्यादा चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, है ना। तो ये चीज सीखने वाली है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बच्चों में हीमोग्लोबिन सेम ही चाहिए होता है। नॉर्मली 1 से 5 साल के बच्चों की बात करें तो उनकी अगर फीमेल है तो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में ही
109 ग्राम पर लीटर 1 लीटर खून में 109 ग्राम कम से कम होना चाहिए हीमोग्लोबिन। और इसी तरह से ये वाली रेंज भी है। तो इसमें डेसीलीटर में लिखा हुआ है, हम लीटर में पढ़ते हैं उसको, तो क्या करेंगे 119 बोल देंगे, 150 बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे। हाँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिस एज में आप हो 11 से 18 एज में, तो मेल्स में ज़्यादा जरूरत पड़ती है हीमेल की हीमोग्लोबिन की। और फीमेल में कम जरूरत पड़ती है। कशिश बार बार हट रहा है, मतलब स्क्रीन गायब हो रही है। स्क्रीन शेयर में किसी को दिक्कत जा रही है क्या? स्क्रीन बार बार हट रही है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। सही चल रहा है। तो कशिश आपके नेटवर्क का इशू होगा बेटा। नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा होगा। नेटवर्क स्लो होंगे एरिया में, आप थोड़ा सा जगह चेंज करने की कोशिश करो, हो सकता है स्पीड अच्छी हो जाए। उसकी स्पीड तो हीमोग्लोबिन के कारण से यहाँ पर ये हो रहा था। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी बोला था कि पशुओं में भी पता करें कि पशुओं में कितनी होती है। तो एक बार अपन कैटल्स में भी देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की रेंज कैटल्स में क्या होती है। इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन कैटल्स। कैटल में जो है ये सीसी में लिखा हुआ है। By means of over 1,000 determination, we have shown that the blood of normal cow contains 10 plus 10.9 प्लस 0 पॉइंट प्लस माइनस इसमें हो सकता है 10.9 अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 cc ऑफ ब्लड। अब इन्होंने सीसी में नाप दिया है। अ, इनमें थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 15 ग्राम पर सीसी होती है। अब ये सीसी क्या होता 100 मिलीलीटर ग्राम पर 100 मिलीलीटर, मतलब 100 मिलीलीटर में इतने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कैटल में जो है वो गाय वगैरह आ जाती हैं। तो गाय में 11.23, बफेलो में 12.9 ग्राम पर 100 ml। जो अभी हम देख रहे थे मनुष्य के केस में हमने वो देखा था 1 लीटर में। यहाँ 100 ml में बात हो रही है ना, लीटर में नहीं है। गाय में थोड़ी सी कम है। लीटर में पता चल जाती ना तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, लीटर में नहीं मिली लेकिन डेसीलीटर में मिल गई है, ग्राम डेसीलीटर में। मनुष्य की डेसीलीटर में क्या थी रेंज, किसी को याद है? अगर मेल की बात करें तो अभी जस्ट बताई मैंने। आपकी आपकी अभी बताई थी ना। मीन निकाली हुई है इन्होंने, अरे यार मेल और फीमेल में अलग निकाली हुई है। खैर ठीक है, मेल में लिखी हुई है 14.5 मेल में। और गाय की कितनी होती है 8 से 15। थोड़ा सा कम होता है गाय में, हमारी तुलना में गाय में थोड़ा सा कम होता है। खैर ज्यादा इम्पोर्टेंटली देखने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको कितना होता है बस। भाई हर एक जीव में अलग अलग होती है, ये सिखाना चाह रहे हैं बस। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं रुधिर भोजन ऑक्सीजन एवं वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर मतलब रक्त, रक्त मतलब खून। खून हमारे शरीर में क्या क्या करता है, भोजन ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों का, मतलब जो हानिकारक चीजें हमारे लिए, सभी का जो है हमारे शरीर में वहन करता है। वहन करता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बोल रहा हूँ जब मैं, हार्ट से लेकर आपके पैर की उंगली तक ले जाना, हार्ट से लेकर मस्तिष्क तक ले जाना, हार्ट से लेकर जो है वो उंगलियों तक ले जाना, सब जगह तक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है वो ऊतक के बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा प्लेटलेट से, वो सब जो है। रक्त एक ऊतक है। 9 क्लास में भी देखा था ये चीज हमने। वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, प्लाज्मा भी बोल सकते हो आप। कोरोना में एक बहुत फेमस हुई थी वो स्टार्टिंग में, जब बोल रहे थे कोई ट्रीटमेंट है क्या, कोई ट्रीटमेंट है क्या, तो बोले प्लाज्मा थेरेपी है। उस प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, कोरोना से जो ठीक हो जाते हैं व्यक्ति, उसका ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति पे चढ़ा दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति के बॉडी में डाल देते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है,
वो कोरोना से बचने के लिए उसमें जो है एंटीबॉडीज आ जाती है। हालांकि बाद में आईसीएमआर जो एक संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, आईसीएमआर एक संस्था है जो कि मेडिकल से जुड़े हुए निर्णय ले रही होती है। फुल फॉर्म क्या है आईसीएमआर का? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये एक संस्था है जो कि मेडिकल से जुड़ी हुई सारी चीज रिसर्च कर रही होती है और निर्णय ले रही होती है। कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा नाम सुना गया आईसीएमआर का। तो उसने बाद में इसे खारिज कर दिया कि ऐसा प्लाज्मा डोनेशन से कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता, है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसा तरल लिक्विड है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो है वो खुली हुई रहती हैं। ब्लड को ब्लड बनाने के लिए, मतलब लिक्विड बनाने के लिए प्लाज्मा एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन भर्ष पदार्थ का विभिन्न रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रक्त रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो ये सुनिश्चित कर सके कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत हो सके। तो वहन तंत्र इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। एक पंपन यंत्र मतलब पंप की जरूरत है जो हार्ट कर रहा होता है हमारा, जो कि खून को सभी अंगों तक धकेल सके, धक्का लगा सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो कि शुद्ध रक्त भी ले जाए और अशुद्ध रक्त लेके भी आ जाए। तो नलियों के एक परिपथ की भी आवश्यकता है जिसको हम धमनी शिरा बोलते हैं। और ये भी सुनिश्चित कर सके कि अरे इसमें कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत कैसे हो। ये सब चीज सिस्टम बनाते हैं हमारे परिवहन तंत्र। ये सब तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं हमारी परिवहन तंत्र, जिसमें हम मेनली ज्यादा बात करेंगे धमनी शिरा पर और हमारे पंपनियन यानी कि हार्ट पर। हमारा पंप हृदय, हमारे अंदर एक पंप है, हार्ट है, जो कि ब्लड को लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ी देर अकेले में बैठना, आंखें बंद करना और हार्ट को महसूस करना। हार्ट जब धड़क रहा है ना, तो आप उसको महसूस करना। वो जब जितनी बार धड़क रहा है, हर बार आपकी बॉडी में खून ले जा रहा होगा, शुद्ध खून ले जा रहा होगा कोशिकाओं तक, और अशुद्ध खून को जो है वो वापस ला रहा होगा और हमारी श्वसन प्रक्रिया के दौरान से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बाहर निकल रही होगी, फेफड़ों तक पहुंचा रहा होगा। थोड़ा सा महसूस करना, जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज को महसूस करोगे तो ज्यादा अच्छे से टॉपिक से जुड़ पाओगे, ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा टॉपिक। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है। एक हाथ के आकार का है, बहुत छोटा सा होता है। इतना बड़ा दिखाया जाता है उतना बड़ा नहीं है हार्ट हमारा, बहुत छोटा सा होता है। साइज भी इसमें अभी शायद आएगा। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोशिकाओं में बना होता है। तो वही बात बोल रही है बुक कि आपकी हार्ट जो है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों का ही वहन कर रहा होता है। तो दोनों का वहन करना है, दोनों दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। इसलिए हार्ट कैसा होता है? चैम्बर में डिवाइड रहता है। चैम्बर मतलब कोष्ठकों में डिवाइड रहता है, उसमें चैम्बर बने हुए रहते हैं ताकि शुद्ध खून से अलग रह सके। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रक्त को रुधिर में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष अंगों में पंप किया जाता है। देखो, मैं चाहूँ तो इस चीज को स्किप कर सकता हूँ, आपको हार्ट की कार्यविधि ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन बुक से हमको जो है शब्द मिलते हैं, लिखने के लिए आसानी होती है, इसके कारण से मैं ये पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखी हुई है? इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, मतलब उस रक्त में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई, कोशिकाओं ने खाना बनाया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी। तो कोशिकाओं ने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी वो रक्त में घुल के आएगी कहाँ तक? पहले हृदय में आएगी और हृदय उसको क्या करेगा? फुफ्फुस में भेजेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों के थ्रू, कुपिकाओं के थ्रू जो है वो बाहर की जा सके, श्वास के द्वारा छोड़ी जा सके। उसी प्रकार से हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन रुधिर लिया जाता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है वो लिया जाता है और पूरे अंगों तक वापस ऑक्सीजन भेजी जाती है। तो ये हमारा कार्य कर रहा होता है हृदय। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। अब प्रक्रम बता रहे हैं कि कैसा क्या होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? फुफ्फुस में ब्लड में ऑक्सीजन घोली और वो ब्लड कहाँ भेज दिया? हृदय के बाएं आलिंद में, मतलब इस साइड में। कल भी बात करी थी इस बारे में। इधर आता है, बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाएं आलिंद शिथिल रहता है। दो शब्द आएंगे इसमें, एक शिथिल आएगा और एक संकुचन आएगा। शिथिल मतलब कि ढीला होना, संकुचित हो जाना मतलब सिकुड़ जाना। शिथिल मतलब ढीला होना, संकुचित हो जाना मतलब सिकुड़ जाना। तो आप देखो हार्ट हमारा इसी तरह से काम कर रहा होता है। शिथिल हो जाना मतलब फैल जाना,
संकुचित जाना मतलब सिकुड़ जाना, फैल जाना, सिकुड़ जाना, फैल जाना। मतलब अगर ऐसे देखें तो शिथिल हो जाना मतलब फैल जाना, सिकुड़ जाना मतलब ढक होना। लगातार कंपन मतलब कंपन कर रहा होता है, लगातार हमारा हृदय जो है वो पंप कर रहा होता है। शिथिल हो गया, सिकुड़ गया, शिथिल हो गया, सिकुड़ गया। तो इसको बार बार हमको यूज करना पड़ेगा, शिथिल और संकुचन, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जब बायां आलिंद में आता है तब शिथिल रहता है हमारा, एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है, मतलब धीरे धीरे फैल रहा होता है। फैलेगा तब तो रक्त अंदर आ पाएगा ना, शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ही ब्लड जो है इसमें इससे बाएं आलिंद से निलय में आना रहता है तो ये सिकुड़ता है, सिकुड़ता है तो क्या हो जाता है, आलिंद से निलय में आ जाता है रक्त। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अभी एनिमेशन में फिर से दिखा दूंगा। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। अपनी बारी में जब बायां निलय, जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर जो है जब वापस वापस ये संकुचित होता है, दबता है। जब ये दबेगा तो इसमें जो खून आया है वो कहाँ चला जाएगा, इस नली से होता है वो बाहर चला जाएगा। अगर बलून को पानी भरा हुआ है, दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं, वही चीज यहाँ पर हो रही है। जैसे ही संकुचित होता है हार्ट, वैसे ही हमारा हार्ट में से रक्त कहाँ चले जाता है, बॉडी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, पंप कर रहा होता है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला दाया कोष दाया आलिंद जब फैलता है तो शरीर से वी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। वी ऑक्सीजनित रुधिर मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप सिंपल से बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर जो है वो दाएं आलिंद में आता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। मतलब जो खराब खून आया उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, फेफड़ों में भेजना है ना उसको। तो जैसे संकुचित होगा तो वो फिर से दबेगा हमारा हार्ट, और दाएं निलय से वो खराब भी ऑक्सीजन रक्त कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, फुफ्फुस में धीरे धीरे पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल लिया जाएगा और ऑक्सीजन उसमें डाल दी जाएगी। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या निलय यहाँ पर एक बात आई हुई है, आलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है। मतलब यहाँ पर देखोगे, यदि आप रियल वाला, अभी रियल तो नहीं दिखाऊंगा, एनिमेशन में भी देखोगे, जो इसकी बाहर की त्वचा होती है ना आलिंद की, ये ज्यादा मोटी नहीं होती, पतली होती। लेकिन निलय की यहाँ पर देखो ये कितना मोटा है, ये मोटा सोच समझ के बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इस चीज को फोकस करो, ये वाला एरिया देखो कितना मोटा है। निलय की भित्ति जो है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय ही वो मेन पार्ट है जो कि खून को पंप कर रहा होता है। इसके कारण से यहाँ पर यहाँ का एरिया कम है। और आलिंद का एरिया देखो, आलिंद कितने पतली भित्ति से बना हुआ है, ये बहुत पतली है। तो डायग्राम में ये सब चीजें सोच समझ कर बनाई जाती हैं। ये डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आपको, है ना। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं डायग्राम बनाना। तो ये यहाँ पर आलिंद और दोनों आलिंदों की भित्ति जो है पतली होती है, निलय की भित्ति जो है वो मोटी होती है। वही चीज लिखी हुई है बुक ने। क्यों? क्योंकि निलय को जो है वो पंप करना है पूरा। जब आलिंद की निलय आलिंद या निलय संकुचित होते हैं, दबते हैं, तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर एक वॉल्व लगे रहते हैं, मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था। यहाँ पर वॉल्व लगे रहते हैं। वो वॉल्व क्या करते हैं, देखना, अब जब खून इधर आया और जब ये संकुचित होगा, दबेगा, दबेगा, तो खून के पास दो गड्ढे, इधर से भी तो जा सकता है ना खून वापस, तो वो वापस ना जाए इसके लिए यहाँ पर वॉल्व लगे रहते हैं। खून यहाँ, ये वॉल्व क्या करते हैं, खून आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जाने देते। सेम केस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी निलय क्या करते हैं, निलय जो है वो सॉरी वॉल क्या करता है, वॉल जो है यहाँ पर वॉल लगा रहता है, यहाँ पर वॉल क्या करता है, रक्त को आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस नहीं आने देते। तो निलय से जब वापस नहीं आ पाता तो उसके पास एक ही मार्ग बचता है, जो कि ये वाला मार्ग है, इसलिए वो इधर से बाहर जा पाता है। वॉल क्या करते हैं, खून को आलिंद से निलय में आने देते हैं, लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जाने देते, है ना। वही लिखा हुआ है बुक में। तो ये चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। फुफ्फुस में ऑक्सीजन का रुधिर में प्रवेश, तो ये चीज जो है, ये डायग्राम जो लिखा हुआ है, ये सरलीकरण बताया हुआ है कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना हो रहता है। इस चीज को समझ लो, इस पे क्वेश्चन भी आता है, जरूरी है भी है पढ़ना इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे, यदि ये फुफ्फुस कोशिका है, मतलब आप समझ सकते हो कि कूपिकाओं के अंदर की बात हो रही है, एक जाल जैसा बना हुआ है फुफ्फुस के लिए। और यहाँ पर ये फुफ्फुस के लिए धमनी, मतलब रक्त हार्ट से कहाँ आ रहा है, खराब रक्त आ रहा है फुफ्फुस में, जिसमें क्या है, CO2 है ज्यादातर,
ज्यादातर क्या है, CO2। वो फुफ्फुस में आया, फुफ्फुस में कूपिकाएं क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देंगी और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कूपिकाओं के थ्रू ब्लड में घोल देंगे। तो यहाँ देखो रक्त का रंग जो है वो नीला से लाल होता हुआ दिख रहा है। फेफड़ों फेफड़ों ने क्या किया, फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं ने क्या किया, कूपिकाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया फेफड़ों की सहायता से, और जो हमारी ऑक्सीजन गैस थी उसको वापस कहाँ घोल दिया, वापस रक्त में घोल दिया। तो रक्त में जैसे ही आया फेफड़ों से वापस कहाँ जाएगा, आलिन में जाएगा, बाएं आलिन में जाएगा रक्त, और बाएं आलिन से फिर निलय में आएगा, और निलय से वापस कहाँ भेजा जाएगा, बाहर, शरीर की महाधमनी से। शरीर की महाधमनी से रक्त जो है फिर कोशिकाओं तक पहुंचा जाएगा, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा जाएगा। अब ये कोशिकाएं क्या करेंगी, ये खून आया, इस कोशिकाओं ने क्या करा, ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और जो खाना बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो इसमें घोल दी, और जैसे ही घोल दी खून का रक्त फिर से कैसा हो गया, नीला हो गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके कहाँ, ब्लड में घुलकर कहाँ जाएगी, दाएं आलिन में जाएगी, दाएं आलिन से निलय में जाएगी, और वापस फेफड़ों में पहुंचा दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम लिखा हुआ है शरीर से महाशिरा। महाशिरा मतलब जो हृदय से निकलती महाशिरा, वो रक्त ले जा रही होती है। इस तरह से पूरा बॉडी में हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वो ये डायग्राम बता रहा होता है। तो जितना हार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं है यकीन मानो। यहाँ फेफड़ों की कोशिकाओं के लिए एक जाल बना के रखा है, यहाँ जो कोशिकाएं शरीर के अलग अलग है उनके लिए जाल बना के रखा है, यहाँ से एक आलिन आलिन निलय से जो एक धमनी निकाली जिससे अच्छा अच्छा रक्त जा रहा है कहाँ पर, हमारी कोशिकाओं में, वो कोशिकाएं उसका यूज कर रही हैं, और अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से वापस कहाँ भेजा जा रहा है, हृदय के बाएं आलिन में, दाएं आलिन में आता है, और फिर उसका दाएं निलय में जाता है, और निलय से कहाँ जाता है, वापस फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाएं क्या करती हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल लेती हैं और ऑक्सीजन मिला देती हैं, और ऑक्सीजन फिर से कहाँ पहुंचा देती है, हार्ट के बाएं आलिन में पहुंचा दी जाती है, बाएं निलय से। ये पूरा प्रक्रम बन गया है, एक सिस्टम जैसा बन गया है जो कि लगातार चलता रहता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान लगातार चलता रहता है, हार्ट उसमें मदद कर रहा होता है। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। उसके आगे क्या बोल रहा है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन का में खून में घुल गई, तो उसके आगे क्या हुआ, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन एवं विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। हार्ट दो चैम्बर में बटा हुआ है ना, उसके कारण से क्या होता है, खून जो है वो बटा हुआ रहता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इस तरह का अलग अलग खून कर देंगे ना, तो उसके कारण से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी इस किसी जीव को। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पक्षी और स्तनधारी मतलब कि हम मनुष्य भी स्तनधारी हैं। तो हम लोगों को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऊर्जा की आवश्यक गर्म रहने के लिए, अगर कोई, मैंने पहले ही बोला है, कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो गर्म रहने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोशिकीय हृदय होता है, और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर धारा को कुछ समय तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर ये जो बात लिखी हुई है ना, ये मेंढक के बारे में लिखी हुई है। मेंढक का हृदय में अपने में चार कोष होते हैं ना, दो कोष में शुद्ध रक्त, दो कोष में अशुद्ध रक्त। मेंढक के हृदय में तीन कोष होते हैं, और वो कुछ हद तक उसके हृदय में जो है वो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त जो है वो मिक्स हो जाता है, उससे वो सहन कर लेते हैं, उनको इतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनको परेशानी भी नहीं होती। तो उदाहरण याद रखेंगे, हृदय का जो जो मेंढक का जो हृदय होता है, मेंढक का जो हार्ट होता है वो तीन कोष्ठकों में होता है, तीन ब्लॉक में होता है। अपना कितने में होता है, चार में। मेंढक का कितने में, तीन में। विक्स विक्स जैसा शेप रहता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल दो कोष होते हैं, यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ ये ऑक्सीजनित होता है, और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकों में प्रत्येक चक्र में दो बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मछलियों में केवल सिंगल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि दूसरे अन्य कशेरुकों में ये जो है प्रत्येक चक्र में दो बार हृदय में जाता है, इसलिए इसे दोहरा, मनुष्य में भी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मछली जैसे शरीर के जीवों में केवल एक चक्र होता है, इसलिए उसमें सिंगल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, क्यों, क्योंकि एक टाइम में दो बार ब्लड जा रहा है, देखो बाएं आलिन में भी जा रहा है, दाएं आलिन में भी जा रहा है।
दोनों में खून जा रहा है, तो इसको दोहरा परिसंचरण संचरण बोलते हैं। इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, एक बार फिर से जुड़िए, ताकि हम फिर से थोड़ा सा एनिमेशन दिखा सकें इस चीज का, कि कैसे जो है हार्ट हमारा एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जो अभी अपन ने पढ़ा उसी चीज को हम एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, कंप्लीट करते हैं।